नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बैंक्रप्सी कोर्ट द्वारा बैंक्रप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को अपनी क्रिप्टो एसेट्स बेचने की अनुमति देने के बाद प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कीमतों ने गुरुवार एशिया ट्रेड में स्थिर स्थिति बनाए रखी है। इसके अलावा अमेरिका से कुछ हद तक उम्मीद से बेहतर हेडलाइन इन्फ्लेशन डेटा के ने बेयर कार्टेल के पक्ष में शायद ही कोई प्रभाव डाला हो, जो पिछले कई दिनों से एक्टिव है। एनालिस्ट प्राइस रिकवरी का संकेत दे रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि FTX प्रेरित क्रिप्टो क्रैश को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। बिटकॉइन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी अमेरिकी ट्रेडिंग घंटों के दौरान $26,350 तक बढ़ गई, लेकिन FTX समाचार के बाद थोड़ा पीछे हट गई। उसने एशिया ट्रेड के दौरान ऊपर की ओर जर्नी फिर से शुरू की और हाल ही में पिछले 24 घंटों में 2% की वृद्धि के साथ $26,452 पर पहुंच गई है। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 2.20% बढ़कर $1,632.94 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी ओर सोलाना के सोल ने वापसी की। भले ही FTX के पास $1.16 बिलियन का टोकन था, जिससे कि डंपिंग की आशंका पैदा हो गई, लेकिन स्टैश का कुछ हिस्सा वेंचर इन्वेस्टमेंट के रूप में बंद है और सेल्स के लिए उपलब्ध नहीं है। एप्टोज FTX की एक और बड़ी होल्डिंग्स जो रूलिंग फर्म भी है। कार्डानो का ADA और रिपल का XRP थोड़ा बदला हुआ रहा। इस प्रकार पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.02% बढ़कर $1.04 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 23.57% घटकर $27.14 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.85 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $25.38 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 6.82% और 93.53% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.10% बढ़कर 49.03% हो गया। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 1.06% बढ़कर 33,910.83 पर पहुंच गया। US इन्फ्लेशन डेटा सामने आने के साथ ट्रेडर्स को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द ही इंटरेस्ट रेट्स में कटौती शुरू कर सकता है। इकोनॉमी में वृद्धि जारी है और इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक के 2% लक्ष्य से ऊपर लंबी अवधि के लिए स्थिर होते दिख रहा है। सॉलिडस ट्रेड सर्वेलेंस ने DeFi सेक्टर में डिसेप्टिव क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में $2 बिलियन का महत्वपूर्ण खुलासा किया है। सितंबर 2020 से इथेरियम आधारित DEX में बड़ी मात्रा में वॉश ट्रेडिंग देखी गई है, जो कि मार्केट मैनिपुलेशन का एक रूप है, जहां एक एंटिटी एक ही एसेट को एक साथ खरीदती और बेचती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 30,000 DEX लिक्विडिटी पूल में से 67% ने वॉश ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, जो DeFi में कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 13% है। DeFi लामा डेटा के अनुसार इथेरियम बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में पिछले हफ्ते लगभग $5.86 बिलियन का वॉल्यूम देखा गया है। वॉश ट्रेडिंग एक कॉमन टूल है जिसका उपयोग छोटे और फ्रेगमेंटेड क्रिप्टो मार्केट्स में किया जाता है, जिसमें कि एक्सचेंज और मार्केट प्लेस ऑपरेटर्स, स्पेक्युलेटर्स और टोकन डिप्लॉयर विभिन्न कारणों से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सॉलिडस रिपोर्ट ने DEX आधारित वॉश ट्रेडिंग के 2 मुख्य प्रकारों की पहचान की: A वॉश ट्रेडिंग और मल्टी पार्टी वॉश ट्रेडिंग। A वॉश ट्रेडिंग में सिंगल क्रिप्टो करेंसी एड्रेस शामिल होता है, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर और स्वैपर दोनों के साथ कार्य करता है। बर्लिन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी कस्टडी प्रोवाइडर फिनोआ का कस्टोडियल वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द ही DeFi मेथड तक पहुंच को आसान बना देगा, जो कि ब्रोकरेज और क्रिप्टो स्टेकिंग सर्विसेज के एक्सपैंडेड पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में रेगुलेशन का अनुपालन करता है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि कस्टडी प्रोवाइडर अब इस साल की शुरुआत में जर्मन फाइनेंशियल रेगुलेटर BaFin से लाइसेंस अप्रूवल्स प्राप्त करने के बाद अपने 300 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को परमिशन DeFi प्लेटफॉर्म्स, Web3 एप्लीकेशंस और ब्लॉकचेन गवर्नेंस सिनेरियोज की क्यूरेटेड लिस्ट के साथ एक वॉलेट इंटीग्रेशन फिनोआ कनेक्ट की पेशकश कर रहा है। फिनोआ के फाउंडर हेनरिक गेबिंग ने कॉइनडेस्क के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि कंपनी ने हाल ही में अपने कस्टोडियल वॉलेट में डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स और Web3 ऐप्स को सक्षम करने के रिक्वेस्ट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। CoolDAO, एक प्रोमिनेंट DeFi प्लेटफॉर्म, ने अपने लेयर 1 ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल में एक ग्राउंड ब्रेकिंग ब्लॉकचेन डेटा एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी फायरहाउस को सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया है, जो कि मार्केट में इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को दर्शाता है।
फायरहाउस स्ट्रीमिंग फास्ट की एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबग्राफ्स का उपयोग करके क्विक डेटा एक्सट्रैक्शन को सक्षम करके कोडाओ प्लेटफॉर्म पर निर्माण करने वाले डेवलपर्स में क्रांति ला रही है। ये डेटा रिट्रीवल को स्ट्रीमलाइन करता है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी बढ़ाता है। फायरहाउस का फाइल बेस्ड और स्ट्रीमिंग फर्स्ट अप्रोच ब्लॉकचेन डेटा के फास्टर प्रोसेसिंग की अनुमति देता है, जिससे कि ये उन डेवलपर्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्हें अपने एप्लीकेशंस के लिए वास्तविक समय की जानकारी की आवश्यकता होती है। फायरहाउस एक ब्लॉकचेन बेस्ड टूल है जो कि ब्लॉकचेन नोड से डेटा को कुशलतापूर्वक निकालता है, इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करता है, प्रोसेस करता है और क्लाइंट सॉफ्टवेयर में स्ट्रीम भी करता है, जिससे कि कोडाओ के लिए डेटा अवेलेबिलिटी, स्पीड और परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार होता है। कोडाओ में इसका इंटीग्रेशन मुद्दों को हल करने और ब्लॉकचेन दुनिया में डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। मोबाइल वेब ब्राउज़र ओपेरा ने एक नॉन कस्टोडियल स्टेबलकॉइन वॉलेट पेश करने के इरादे की घोषणा की है, जो कि उसके अफ्रीकन यूजर बेस तक एक्सेसिबल होगा। वेब सर्विसेज प्रोवाइडर ने 13 सितंबर को मिनीपे वॉलेट इंटीग्रेशन का अनावरण किया। ये सेलो ब्लॉकचेन पर आधारित है और अफ्रीका में कस्टमर्स को उनके प्री एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर्स का उपयोग करके स्टेबलकॉइन भेजने या रिसीव करने में सक्षम बनाता है। 17 वर्षों के ऑपरेशंस के साथ ओपेरा के अब कॉन्टिनेंट पर 100 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। मिनीपे का रोल आउट नाइजीरिया में आने वाले महीनों में शुरू होगा। मोबाइल के लिए ओपेरा के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जॉगर एंडरसन ने नाइजीरिया, कीनिया, घाना और साउथ अफ्रीका में यूजर्स के बीच हाई फीस, अनरिलायबल सर्विसेज, अप टाइम्स, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और मोबाइल डेटा तक पहुंच के बारे में चिंता जताई है। मिनीपे एक नया वॉलेट गूगल क्रेडेंशियल के माध्यम से सब सेल्फीज, ऑनबोर्ड और बैकअप वॉलेट्स प्रदान करता है और एयर टाइम और एम-पैसा जैसी लोकल पेमेंट मेथड्स के साथ एकीकृत भी होता है, जिससे कि यूजर्स को लोकल करेंसी में स्टेबल कॉइन्स ऐड करने और विथड्रॉ करने की अनुमति मिलती है। साउथ एशियन कंट्री के सेंट्रल बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक यानी कि एनआरबी ने अगस्त 2022 में एक सीबीडीसी बनाने की अपनी योजना की घोषणा की। इसके अलावा एनआरबी ने लॉ मेकर्स से डिजिटल मुद्रा जारी करने के प्रोविजन को शामिल करने का आग्रह किया। नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट, जो कि अब केवल टेंडेबल करेंसी जारी करने को संबोधित करता है, सितंबर 2021 से एनआरबी ने देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग और माइनिंग के उपयोग को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। नेपालीज रेजिडेंट से किसी भी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एक्टिविटीज में भाग लेने से परहेज करने का आग्रह किया गया है, क्योंकि पकड़े जाने पर उन्हें कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। पेक्सोस ने पेपैल यूएसटी के लिए अपनी पहली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पुष्टि की गई है कि इथेरियम बेस्ड स्टेबलकॉइन पूरी तरह से एसेट्स द्वारा समर्थित है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पेपैल यूएसटी के टोटल एसेट्स टोकन बैलेंस से अधिक है। 31 अगस्त 2023 तक टोटल टोकन्स आउटस्टैंडिंग $44.4 मिलियन है। टोटल नोशनल पोजीशन वैल्यू भी $44.5 मिलियन है। PYUSD एसेट्स का ज्यादातर हिस्सा पेक्सोस द्वारा आयोजित यूएस ट्रेजरी रिवर्स रीपर्चेज अग्रीमेंट द्वारा समर्थित है। इन अग्रीमेंट में PYUSD के टोटल एसेट्स का लगभग 97% कस्टडी में है। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेक्सोस ने घोषणा की है कि उसके रीपर्चेज अग्रीमेंट रेप्यूटेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ओवरनाइट मैच्योरिटी वाले हैं और यूएस ट्रेजरीज के साथ वो कोलैटरलाइज्ड भी है। डिफॉल्ट के केस में पेक्सोस खुद को संपूर्ण बनाने के लिए यूएस ट्रेजरी कोलैटरल को लिक्विडेट कर सकता है और क्योंकि सभी ट्रेड्स ओवर कोलैटरलाइज्ड है, इसलिए नुकसान के जोखिम को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। 7 अगस्त को PYUSD के लॉन्च के बाद पेक्सोस ने 31 अगस्त तक इंश्योर्ड डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस में $1.5 मिलियन की फिएट करेंसी रखने की सूचना दी। अगस्त के अंत तक पेपैल USD का 90% पेक्सोस के वॉलेट में रखा गया है, जबकि लगभग 7% एक्सचेंजों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जैसे Kraken, Gate.io और Crypto.com। पेक्सोस ने इंट्राफाई नेटवर्क या इंश्योर्ड डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन की एक लिस्ट भी प्रदान की। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स AI या ML लेड जॉब्स में वृद्धि देख रहे हैं। उनके 2096 वर्कफोर्स में अब AI या ML लेड प्रोफेशनल शामिल हैं, जबकि जुलाई सितंबर 2022 में 79 थे। ये ट्रेंड फिस्कल 2024 तक जारी रहने की उम्मीद है। AI या ML के नेतृत्व वाली जॉब्स का प्रोपोर्शन 2396 तक पहुंचने की उम्मीद है। ये जॉब्स नेटवर्क सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस सहित अलग अलग प्रोफाइल्स को कवर करती है। टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी के कारण AI टैलेंट की मांग बढ़ रही है। फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क इवैल्यूएशन,
एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और कस्टमर सर्विस चैटबॉट डिप्लॉयमेंट के लिए AI प्रोफेशनल्स महत्वपूर्ण हैं। डिमांड वाली रोल्स में मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, AI इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और AI सॉल्यूशन आर्किटेक्ट शामिल हैं। सभी टेलकोज में AI में रिक्रूटमेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ लगभग 12 से 15% की वृद्धि देखी गई है। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने नेक्स्ट जेन 5G सर्विसेज के रोल आउट के कारण AI पर ध्यान केंद्रित किया है। EU चीफ अर्सुला वन डेर लेन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के एक ग्लोबल पैनल का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पैंडेमिक्स और न्यूक्लियर वॉर जैसे अन्य सोसाइटल स्केल रिस्क के साथ साथ AI एक ग्लोबल प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रस्तावित AI ग्रुप UN के IPCC पैनल के समान होना चाहिए और जो कि क्लाइमेट चेंज पर साइंटिफिक कंसेंसस स्थापित करता है। पैनल में ह्यूमैनिटी के लिए AI के रिस्क और बेनिफिट्स पर चर्चा करने के लिए साइंटिस्ट, टेक कंपनीज, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाना है। इस साल के अंत तक EU, जो कि AI रेगुलेशन में अग्रणी रहा है, इतिहास में फर्स्ट AI लॉ को मंजूरी देने की उम्मीद करता है। डेर लेन ने कहा कि हमारा AI एक्ट पहले से ही एक ग्लोबल मॉडल के रूप में काम कर चुका है। हमें अब इम्प्लीमेंटेशन पर आगे बढ़ने से पहले जितनी जल्दी हो सके रेगुलेशन को पास करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। AFP के अनुसार ये एक्ट 2026 तक प्रभावी नहीं होगा। EY ने EY.AI लॉन्च किया है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लाइंट्स को उनके बिजनेसेस को बदलने में मदद करने के लिए ह्यूमन कैपेबिलिटीज और AI को जोड़ता है। ये प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्क एश्योरेंस और टैक्स में गहरे अनुभव के साथ EY टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और AI कैपेबिलिटीज का लाभ उठाता है। EY के $1.4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट ने 60,000 क्लाइंट्स और 1.5 मिलियन यूनिक यूजर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली EY फैब्रिक जैसी प्रॉप्राइटरी EY टेक्नोलॉजीज में AI को एम्बेड करने का समर्थन किया है। प्लेटफॉर्म क्लाउड और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज का समर्थन करने के साथ साथ EY टेक्नोलॉजी एक्विजिशंस की एक सीरीज भी सुरक्षित करता है। EY.AI EYQ नामक एक सिक्योर लैंग्वेज मॉडल जारी करके और विशेष AI लर्निंग और डेवलपमेंट की पेशकश करके EY अपने प्रारंभिक वर्षों कार्यबल के AI कौशल को बढ़ा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग प्रोग्राम 2018 में पेश किए गए AI, डेटा और एनालिटिक्स लर्निंग बैच करिकुलम और क्रेडेंशियल्स पर आधारित है, जिसमें अब तक 100,000 से अधिक क्रेडेंशियल प्रदान किए गए हैं और 2020 में EY टेक MBA लॉन्च किया गया है। प्रोग्राम का लक्ष्य EY लोगों की AI नॉलेज और स्किल्स क्षमता का एहसास करवाना है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।